आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका था, दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दिया था, वो यकीनन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आ जाइए आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फर्निश्ड बाय मैसर्स यूनिलीवर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2015 registered with authorized capital of ₹40 lakh divided into ordinary shares of ₹10 each। बेटा रजिस्टर्ड और ऑथराइज कैपिटल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कारोबार इतने अमाउंट से रजिस्टर्ड है, यानी कंपनी इतना पैसा पब्लिक से लेकर कारोबार कर सकती है। असल ये पैसा नहीं होता, असल पैसा वो होता है जो हमने पब्लिक से ले लिया है, जिसको हम शेयर्स कैपिटल या इशूड एंड पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो इसलिए इसका हमारा जो है वो कोई काम नहीं है, इसको इग्नोर कर दीजिए। फिर आपको एक बहुत तवील एक ट्रायल बैलेंस नज़र आ रहा है, फ़िलहाल इसको हम इग्नोर करते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सप्लीमेंट्री डाटा फॉर एडजस्टमेंट। अगरचे बेटा एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारे लिए बनाना, लेकिन एडजस्टिंग एंट्री बनाए बग़ैर हम इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी नहीं बना सकते। तो अगर आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि आप एडजस्टिंग एंट्री बनाए बग़ैर एडजस्ट कर सकें, प्लस माइनस कर सकें, तो मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है, आप एडजस्टिंग एंट्री बनाए बग़ैर कर लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको एडजस्टिंग एंट्री बनानी पड़ेगी। ऑल्दो के इस क्वेश्चन में तो उन्होंने कहा है, पेपर में एडजस्टिंग एंट्री बनाने को नहीं कहा जाता, पेपर में सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड बैलेंस शीट। एडजस्टिंग एंट्री हम खुद बनाते हैं। तो आइए इसकी एडजस्टिंग एंट्री की इब्तिदा करते हैं। एडजस्टिंग एंट्री के बारे में आपको मालूम है और बहुत तफसील से मालूम है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसकी एंट्री जो हम बनाते हैं उसके अंदर कुछ रफ वर्क होता है और कुछ फिक्स होती हैं। तो जिसमें रफ वर्क करेंगे वो मैंने यहाँ पे इसकी जगह छोड़ दी है, और जो विदाउट रफ वर्क है यानी फिक्स एंट्री है उसको हम एज इट इज बना लेंगे। सॉरी, चलिए आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है वो है 2/5 एडवर्टाइजिंग इज स्टिल अनएक्सपायर्ड। तो अनएक्सपायर्ड को काट के तो लिख दीजिए आप प्रीपेड, और प्रीपेड की कोई एंट्री फिक्स नहीं होती, इसलिए जब हम इसका रफर करेंगे तो यहाँ पे हम शो करेंगे, ये लिखा आपने ट्रायल बैलेंस और ये लिखा आपने एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में लिखा है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 2/5। तो चूँकि 2/5 कोई अमाउंट नहीं है इसलिए मैं फ़िलहाल नहीं लिख रहा। अब हम जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में जाके देखेंगे ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजिंग किस नाम से लिखा है। तो ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजिंग प्रीपेड के नाम से लिखा है, ऊपर से छठी लाइन में नज़र आ रहा है आपको 25,000। तो ये लिखा आपने ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 25,000, और अब नीचे जो 2/5 उसने कहा था मैं 25,000 का 2/5 ले लूँगा तो ये बन जाएगा 10,000। सही है। चलिए अब आप यहाँ पे अपनी गाइडलाइन सेलेक्ट कीजिए। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दोनों के टाइटल सेम है, तो गाइडलाइन नंबर कौन सी लगेगी? 1 लगेगी। गाइडलाइन नंबर 1 क्या कहती है? टाइटल सेम होंगे तो डिफरेंस देंगे और डिफरेंस एंट्री बनाएंगे। तो 25,000 में से 10,000 माइनस किया तो डिफरेंस कितना आया? 15,000, और ये डिफरेंस क्या बना? प्रीपेड माइनस प्रीपेड एक्सपेंस यानी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। क्लियर है बात? चलिए अब हमें अपना एंट्री टाइटल सेलेक्ट करना है जिससे हमने एंट्री बनानी है। तो डिफरेंस लिया है तो ज़ाहिर है डिफरेंस से एंट्री बनाएंगे और अमाउंट भी डिफरेंस वाला लेंगे, और जिससे हम एंट्री बनाते हैं वो हमेशा इंक्रीज़ होता है और एक्सपेंस इंक्रीज़ होकर कहाँ आता है? डेबिट में। तो वहाँ पे आपने रेफर किया और यहाँ पे आप फेयर एंट्री बनाएंगे, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट बाय ₹15,000। एंड द लास्ट स्टेप इज फिल द ब्लैंक स्पेस बाय टीवी टाइटल। टीवी टाइटल क्या है? प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, और ब्लैंक स्पेस कहाँ है हमारे पास? क्रेडिट में। तो ये लिख दिया मैंने प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, लेकिन अमाउंट हम वही लिखेंगे जो हम एक मरतबा डेबिट में लिख चुके हैं। तो ये हो गई आपकी पहली एंट्री। इसके बाद नंबर 2 एडजस्टमेंट है
एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस ₹80,000 यानी सिंपल सैलरी एक्सपेंस। तो इसकी भी वर्किंग करेंगे हम, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। सैलरी एक्सपेंस 80,000। अब हम जाएंगे अपने ट्रायल बैलेंस में और जाके देखेंगे वहाँ पे सैलरी किस नाम से गिवन है। तो वहाँ पे आपको थर्ड लास्ट लाइन में सैलरी एक्सपेंस नज़र आ रहा है 75,500, यानी ट्रायल बैलेंस में भी ये सैलरी एक्सपेंस के नाम से है 75,500। सही है। अगेन यहाँ पे अब हम कौन सी गाइडलाइन लगाएंगे, गाइडलाइन नंबर 1, बिकॉज टाइटल्स आर सेम। और गाइडलाइन नंबर 1 क्या कहती है, ट्रायल बैलेंस टाइटल सेम होंगे, डिफरेंस देंगे और डिफरेंस से एंट्री बनाएंगे। तो ये जो डिफरेंस बना वो कितना बना, 4,500। सही है, ये आ गया डिफरेंस। अच्छा, अब ये ट्रायल बैलेंस में भी एक्सपेंस है और एडजस्टमेंट में भी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का एक डिफरेंस नहीं होता बल्कि इसमें कंडीशन लगती है। तो अगेन एक्सपेंस माइनस एक्सपेंस, कंडीशन अप्लाई, और कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, ट्रायल बैलेंस इज लेस देन एडजस्टमेंट। तो डिफरेंस क्या बनेगा, पेबल, यानी इसको हम क्या लिखेंगे पूरा, सैलरी पेबल। सही है। अब आ जाइए सेकेंड स्टेप, एंट्री किससे बनानी है हमने, डिफरेंस वाले से, और अमाउंट भी डिफरेंस वाला लेना है, और डिफरेंस वाला टाइटल क्या, पेबल। और जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो पेबल इंक्रीज होकर कहाँ आता है, क्रेडिट में। तो मैं डेबिट की जगह छोड़ रहा हूँ और ये मैंने लिखा सैलरी पेबल क्रेडिट बाय ₹4,500 एंड फिल द ब्लैंक स्पेस बाय टीबी टाइटल। तो ब्लैंक स्पेस क्या है, डेबिट में, और टीबी टाइटल क्या है, सैलरी एक्सपेंस। तो ये लिखा आपने सैलरी एक्सपेंस, लेके अमाउंट वही लिखेंगे जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, यानी 4,500। क्लियर है ये बात, ओके। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट नंबर 3, रेंट एक्सपेंस इंक्लूड 25% एज प्रीपेड रेंट, यानी सादा लफ्जों में वो कहना चाह रहा है प्रीपेड रेंट। क्लियर है। तो अब आइए इसकी भी वर्किंग करते हैं, क्योंकि प्रीपेड की एंट्री फिक्स नहीं होती। ये आ गया ट्रायल बैलेंस, ये आ गया एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में लिखा है प्रीपेड रेंट और आगे लिखा है 25%। तो वो 25% हम बाद में लेंगे जब हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में किस नाम से। अब पीछे जाइए, सवाल में देखिए जाके देखिए कि रेंट किस नाम से है। फोर्थ लास्ट लाइन में आपको रेंट एक्सपेंस के तौर पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये लिखा आपने रेंट एक्सपेंस 16,000। अब एडजस्टमेंट में उसने कहा था कि ये इसमें से 25% प्रीपेड है, तो 16,000 का 25% कितना बनेगा, 4,000। तो ट्रायल बैलेंस में लिखा है रेंट एक्सपेंस, जबकि एडजस्टमेंट में लिखा है प्रीपेड रेंट। टाइटल सेम नहीं है, तो गाइडलाइन नंबर 2 लगेगी, और जब गाइडलाइन नंबर 2 लगेगी तो उसके मुताबिक हमें डिफरेंस नहीं लेना। तो फिर एंट्री किससे बनानी है हमने, एडजस्टमेंट से। तो ये रहा आपका एडजस्टमेंट का टाइटल और ये रहा आपका एडजस्टमेंट का अमाउंट। ये जो मैं सर्कल करता हूँ उसका मतलब है कि इससे मुझे एंट्री बनानी है, और जिससे हम एंट्री बनाते हैं उसका एक बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न है। वो क्या है कि वो इंक्रीज़ होता है। अब कुछ आइटम इंक्रीज़ होकर डेबिट में आते हैं, कुछ आइटम इंक्रीज़ होकर क्रेडिट में जाते हैं। तो चूँकि ये जो मैंने सर्कल किया ये प्रीपेड एसिड है और एसिड इंक्रीज होकर डेबिट में आता है, तो ये आपने इसकी एंट्री बना दी नंबर 3, प्रीपेड रेंट डेबिट 4,000 एंड फिल द ब्लैंक स्पेस बाय टीबी टाइटल। ब्लैंक स्पेस हमारे पास डेबिट में है और यह आ गया रेंट एक्सपेंस कितना, 4,000। कोई मुश्किल। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एसेट एंड ऑन बिल्डिंग एट 10% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो डेप्रिसिएशन है वो प्लांट एसेट और बिल्डिंग पे 10% है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत है। तो आइए इसकी एंट्री बना लेते हैं, चूँकि इसकी एंट्री फिक्स्ड है। तो ये आपने इसकी एंट्री बनाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहला है प्लांट एसेट और दूसरा है बिल्डिंग। प्लांट एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट। अब रही बात इसके अमाउंट की, तो उसकी वर्किंग हम यहाँ पे शो कर देते हैं, अगर चाहिए हमारी वर्किंग वाली एंट्री नहीं है। तो ये देखिए, यह आ गया आपका प्लांट एसेट्स और यह आ गई आपकी बिल्डिंग। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब यह है कि सवाल के अंदर जो इसकी कॉस्ट है उस पर डायरेक्ट 10% नहीं लगाएंगे, बल्कि सवाल के अंदर जो कॉस्ट है और सवाल के अंदर ही जो डेप्रिसिएशन है पहले वो माइनस करेंगे, फिर परसेंटेज लगाएंगे। तो ज़रा जाके देखिए,
आपको नज़र आएगा सबसे पहले प्लांट एसेट 77,500 और इस पे जो डेप्रिसिएशन है वो है 7,500। तो ये लिखा मैंने 77,500 माइनस 7,500 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका 7,000। जबकि बिल्डिंग है 1,20,000 और उस पर डेप्रिसिएशन है 10,750। 1,20,000 माइनस 10,750 एंड देन अप्लाई रेट विच इज अगेन 10%। तो $10,925 सही है। और ये कुल मिला के कितना हो गया 17,925। तो ये आपने एंट्री बना दी इसकी 17,925, जिसमें से 7,000 ये है और 10,925 ये है। क्लियर है बात? ओके इसके बाद नंबर 5 है बैड डेट्स आर एस्टिमेटेड एट 1.5% ऑन ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस। याद कीजिए पार्ट 1 में जब अकाउंट रिसीवेबल का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बैलेंस शीट अप्रोच कराई थी। ये बैलेंस शीट अप्रोच वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा और चूंकि बैलेंस शीट अप्रोच के तहत आपका आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि बैड डेट की पहली वाली एंट्री बने। बैड डेट की 2 एंट्री बन सकती है ना, एक तो पॉजिटिव अमाउंट की बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, एक और एंट्री बन सकती है जिसके अंदर आप अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट करते हैं और कैपिटल क्रेडिट करते हैं। बस इस वाले चैप्टर में ध्यान में रखिएगा, हम कैपिटल की जगह रिटेन अर्निंग क्रेडिट करेंगे अगर अमाउंट नेगेटिव में हो। तो इसलिए अभी मैं एंट्री नहीं बना रहा हूँ, अभी एंट्री बनाने से पहले मैं इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो चूँकि हम रफ वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो अमाउंट के लिए हम यहीं इसी जगह पे कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? अकाउंट रिसीवेबल कितना है सवाल में? अकाउंट रिसीवेबल 25,500 मल्टीप्लाई बाय रेट विच इज 1.5%। 25,500 का 382.5 दैट इज टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट 382.5। अब अगर अलाउंस फॉर बैड डेट क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट में है तो माइनस करेंगे, डेबिट में है तो प्लस करेंगे। तो ज़रा जाके देखिए आपको अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट में नज़र आ रहे हैं, तो डेबिट में इसका मतलब क्या है? प्लस करेंगे, प्लस डेबिट बैलेंस 1,000। तो कितना आंसर आया? 1382.5। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 1383 लिख रहा हूँ। अब चूँकि आंसर आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इसकी आप पॉजिटिव एंट्री बनाएंगे, यानी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट 1383। और अगर ये आंसर माइनस में आ जाता तो फिर मैं उसकी उल्टी एंट्री बनाता। पार्ट 1 में हमने कैपिटल से एंट्री बनाई थी क्रेडिट, यहाँ पे हम कैपिटल लिखते बल्कि रिटेन अर्निंग लिखते। सही है जी? ओके अब इसके बाद नेक्स्ट है डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड 20% ऑन शेयर्स कैपिटल। यह आपके इशुएंस ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स की जो मैंने एंट्री लिखवाई थी रिटेन अर्निंग वाले चैप्टर से रिलेटेड, ये वो है। तो जब आप कैश डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो इसकी क्या एंट्री बनेगी? नंबर 6 रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट एंड कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट। ये आपने लेना है कितना परसेंट? 20% शेयर्स कैपिटल, और वो शेयर्स कैपिटल जो कि क्वेश्चन में पेड अप कैपिटल के नाम से गिवन है। तो ये लिखा आपने 3,50,000 का 20% कितना आ जाएगा? 70,000। रिटेन अर्निंग डेबिट एंड कैश डिविडेंड पेबल 70,000। ओके फिर इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड, ये भी फिक्स एंट्री होती है आपकी, दैट इज merchandise inventory debit and expense and revenue
समरी क्रेडिट बाय ₹27,000। इसके बाद नंबर 8 है जनरल रिजर्व आर इंक्रीज अप टू। याद कीजिए रिटेन अर्निंग वाले चैप्टर में मैंने आपको वो टू और बाय वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, कि अगर ये जनरल रिजर्व जो है वो इंक्रीज बाय होगा तो डायरेक्ट इसी अमाउंट से एंट्री बनाइए, और इंक्रीज टू है तो फिर जो सवाल में है और ये नीचे उसमें से माइनस करके जो बचे उससे एंट्री बनाइए। तो कहता है जनरल रिजर्व आर इंक्रीज अप टू ₹40,000, जबकि जनरल रिजर्व आपको सवाल में कितने नज़र आ रहे हैं? जनरल रिजर्व सवाल में नज़र आ रहे हैं 25,000, और नीचे आपको 2 के साथ दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, माइनस करेंगे 25 में से 40 माइनस किया, कितना आया? 15,000। तो ये इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट एंड जनरल रिजर्व क्रेडिट बाय ₹15,000। सही है। इन आखिरी वाली एंट्रीज के मुतालिक अगर कोई मिसकॉन्सेप्शन हो आपके जहन में तो आप वो उस वाले चैप्टर से जाके रिकॉल कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट अप्रोप्रिएट ₹16,000 फॉर कॉन्टीजेंसीज, यानी ये भी रिजर्व की एंट्री है, और ये आप इसकी एंट्री बना देंगे रिटेन अर्निंग्स डेबिट एंड रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज क्रेडिट बाय ₹16,000। बेटा आप यूँ समझिए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से मैंने इतना टाइम सिर्फ ज़ाया किया है क्योंकि मुझे इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन मजबूरी ये है कि एंट्री बनाए बगैर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बना नहीं सकेंगे। अगरचे मैं तो बना सकता हूँ, एंट्री बनाए बगैर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दूंगा, और ये जो मुझे आपसे देख के प्लस माइनस करना है मैं इसके देखे बगैर भी कर सकता हूँ, बट मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसलिए आपने अपनी एडजस्टिंग एंट्री बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि आपका सवाल अब असल में शुरू हो रहा है कि जब आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो हमने अपना एडजस्टिंग एंट्री बना दी, अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट। और बेटा इनकम स्टेटमेंट के मुतालिक मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में एक बात ये बताई थी कि हम दोनों जगह पे देखते हैं, एडजस्टिंग एंट्री में भी और ट्रायल बैलेंस में भी और एडजस्टिंग एंट्री में भी, लेकिन हम पहले देखते हैं ट्रायल बैलेंस में, बाद में देखते हैं एडजस्टिंग एंट्री में। अगर दोनों जगह डेबिट है तो प्लस कर लेंगे, एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट माइनस कर लेंगे, दोनों जगह क्रेडिट है तो प्लस कर लेंगे, एक जगह क्रेडिट एक जगह डेबिट माइनस कर लेंगे। बाज़-औक़ात सवाल में नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ से उठा लेंगे। सही है। लेकिन साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अमूमन एडजस्टिंग एंट्री का काम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल तक नहीं होता, हमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग से पहली मरतबा ज़रूरत पड़ती है अपनी एडजस्टिंग एंट्री को देखने की। तो इसलिए आप कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल तक बगैर एडजस्टिंग एंट्री देके भी बना सकते हैं। तो अब मैं ये रफ वर्क मिटा रहा हूँ खाली। ओके आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले सेल कितनी है? सेल 4,75,000। पहले हम ये 3 कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। इस सेल को हम खाली सेल भी कह सकते हैं, सेल्स रेवेन्यू भी कह सकते हैं और ग्रॉस सेल भी कह सकते हैं। तो ये आ गई आपकी 4,75,000। अच्छा, जो जो आइटम आप ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट से उठाते रहें, ट्रायल बैलेंस से जो उठाते रहें वहाँ पे टिक करते रहिए, एडजस्टमेंट से जो उठाते रहें यहाँ टिक करते रहिए। टिक करने का मतलब ये है कि जो एक मरतबा टिक हो गया उसको हमें दोबारा नहीं देखना। ओके, अब हम इसमें से माइनस करते हैं 2 चीज़ें, एक सेल्स रिटर्न और एक सेल डिस्काउंट। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस है, सेल डिस्काउंट नहीं है। सॉरी, हाँ, सवाल नंबर 3 है ना। जी,
हमारे पास सिर्फ सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस है, तो ये आपने माइनस कर दिया सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। वो कितना है 7,500। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या कहलाया, नेट सेल। सही है। कितनी बनी नेट सेल, 4,67,500। क्लियर है। अब हम इसके बाद माइनस करेंगे इसमें से क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हम डालेंगे हेडिंग लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पहली चीज़ आती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, जिसको हम सिर्फ बिगिनिंग स्टॉक भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जाइए, ये हमने सिर्फ ट्रायल बैलेंस में तलाश करनी है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग नज़र आ रही है मुझे कितनी, 72,750। सही है जी। फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं नेट परचेज, और चूँकि ये नेट परचेज हमें बनानी होती है इसलिए हम इसकी भी पहले हेडिंग बनाएंगे, दैट इज़ नेट परचेजेज। और नेट परचेज में जो पहली चीज़ है वो क्या कहलाएगी, ग्रॉस परचेज या खाली परचेज। और ये ग्रॉस परचेज आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 2,25,500। फिर हम इसमें ऐड करते हैं कैरेज इन या ट्रांसपोर्टेशन इन, और ये जो कैरेज इन है ये हमें सवाल में गिवन है 11,250। तो ये आ गई इज इक्वल टू टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट 2,36,750। अब हम इसमें से दो चीज़ें माइनस करते हैं, मे भी सवाल में दोनों हो सकता है खाली एक हो, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट। हमारे पास सवाल में दोनों है, परचेज रिटर्न है 5,000 और परचेज डिस्काउंट है 1,750। तो ये आपने माइनस किया परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 5,000 एंड माइनस परचेज डिस्काउंट 1,750 इज इक्वल टू आंसर क्या बना, नेट परचेजेस कितना, 2,36,750 में से 5,000 माइनस किया और 1,750 यानी 6,750। तो ये आंसर बना 2,30,000। अब दोबारा इज इक्वल टू लगाया, ये मर्चेंडाइज बिगनिंग और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आंसर बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 3,02,750। तो बेटा यहाँ तक हमें अपनी एडजस्टिंग एंट्री को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब फर्स्ट टाइम हमें अपनी एडजस्टिंग एंट्री देखनी है, और वो क्यों देखनी है, क्योंकि इसमें अब हमने फॉर्मेट के मुताबिक लेस करनी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, जिसको हम सिंपल एंडिंग स्टॉक भी कह सकते हैं। और ये फॉर्मेट के मुताबिक हमें माइनस करनी होती है सिर्फ एडजस्टमेंट से। तो ये देखिए, ये मैं एडजस्टमेंट पे गया और ये मैंने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को टिक किया और ये लिखा मैंने एंडिंग स्टॉक 27,000। तो अब जो मेरे पास आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,02,750 माइनस बुक 3,02,750 माइनस 27,000। $2,75,750। तो ये देखिए, ये आप गए और जाके आपने लिखा 2,75,750। अच्छा, इसको मैंने माइनस में क्यों लिखा,
इसलिए नहीं कि इसमें से इसको माइनस करके आंसर माइनस आया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही है, लेकिन माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी हेडिंग थी लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब आपने उसको वहाँ लिखा तो अब आप इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। 467,500 1,91,750। तो बेटा अमूमन ग्रॉस प्रॉफिट तक तो किसी का भी आंसर गलत नहीं होता, अमूमन सबका ही सही होता है, चाहे आपने एडजस्टिंग एंट्री में भी कोई मिस्टेक की हो, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट तक अमूमन सबका आंसर सही होता है। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट तक इनकम स्टेटमेंट बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट सबकी सही होती है। असल है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और असल में आपका सवाल यहीं से ही पेचीदा होना शुरू होता है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे बारी बारी अपने एक्सपेंसेस पुट करने, और अगर आपने अपने एक्सपेंसेस को एडजस्टिंग एंट्री में सही से ना लिखा हो और अपने ट्रायल बैलेंस से आप सही ना उठाएं, तो फिर आपके लिए ये सवाल एट दी एंड जाके बड़ा भयानक हो जाता है, और फिर इसका नतीजा बिल्कुल जब आप आखिर तक जाते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसका नतीजा वहाँ तक आपको नज़र आता है। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि अपने इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस से अपने सवाल को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए, मैं सवाल को यहीं से कंटिन्यू करूँगा। आप लोग अपने इस सवाल को कॉपी कीजिए यहाँ तक, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।